पिटारा खुला ये ग्राफिक्स भी जरा दर्शकों को बता दूं तो बीजेपी के खाते में 191 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और ये ममता बनर्जी जब खोल रही हैं वहां पर इस बक्से को तो 97 पर सिमटी हुई हैं। ये देख पा रहे हैं आप किस तरीके से टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि बार बार कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि अभी इंतजार करने की जरूरत है, अभी बदल सकता है बहुत कुछ, लेकिन ऐसा लगता नहीं। अब 2:45 बजे का वक्त हो चुका है, इसके बाद कुछ बहुत बड़ा बदलाव संजय जी आ जाए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपवाद है, 2-4 हैं घटनाएं, उनको छोड़ दीजिए तो अब 3 बजे के बाद नतीजे बदल जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि रुझान बदल जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर कोई अपवाद भी है तो अपवाद में मुझे याद नहीं आता कि कोई 3 बजे ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा चुनाव नतीजा बदल जाए। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि 11-12 बजे तक चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आप ये देखें ट्रेंड को, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक याद है 10:30-11 बजे से बिल्कुल कांस्टेंट है। बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है बंगाल में, वो सिर्फ बनाई भी नहीं, बढ़त है, बढ़त और बढ़ती जा रही है। 10-10:30 के आसपास बीजेपी की बढ़त लगभग कोई 150, 155, 160 सीटों पर थी और तृणमूल कांग्रेस उस वक्त 120-22 के आसपास थी। आप देखें कि वो लगातार बढ़त बन रही है। तो कम से कम मुझे तो नहीं लगता, चाहे आप काउंटिंग स्लो कर दें, फास्ट कर दें, चाहे शाम अंधेरे होने के बाद काउंटिंग हो, अंधेरे के बाद मतलब जो कहते हैं ना सूरज डूबने के बाद हो या सूरज के पहले हो, ट्रेंड बहुत बदलते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ते। एक सवाल में संजय सर थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस कर सकें कि अगर आप देखेंगे 2023 से 2026 तक 10 चुनाव हुए स्टेट्स में, सिर्फ एक राज्य ऐसा था जो हारा जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही थी। 9 सरकारें रिपीट की, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में लक्की भंडार योजना, युवा श्री योजना और न जाने तमाम योजनाएं चलाई गई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी इसी तरह की योजनाएं चली, लेकिन दोनों जगह नकार दिया। ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तब कह रहा हूं। जो स्कीम्स की बात होती है, कोई भी सरकार सिर्फ स्कीम के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। अगर ऐसा होता तो कोई भी सरकार नहीं हारती और आज तृणमूल कांग्रेस भी नहीं हारती और डीएमके की सरकार भी नहीं हारती। कई फैक्टर्स होते हैं। ये जरूर है अगर सरकार के कामकाज से नाराज हैं लोग, खुश नहीं हैं, तो आप लाख स्कीम चला लें, हो सकता है आप वोटरों को अपनी ओर अपने पाले में साधने में सफल नहीं होंगे। अब मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होता हुआ आपको बंगाल और तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है। उन राज्यों में जहां स्कीम्स रूलिंग पार्टी ने रोल आउट किए और सरकारें दोबारा जीत के आई, इसका अर्थ यह है स्कीम्स ने फायदा पहुंचाया रूलिंग पार्टी को, लेकिन सिर्फ स्कीम नहीं, उनके और भी कामकाज से जनता खुश रही होगी। सरकार के कामकाज से तकरीबन कुछ संतुष्टि रही होगी और तभी स्कीम्स का भी फायदा होता है। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। नीरज जी, चुनाव के दौरान बंगाल में भले ही आप लोग आलोचना करते रहे टीएमसी की, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी यहां पर हारती हुई दिख रही है, विपक्ष के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये एक बड़ा झटका आप लोग के लिए है। एक बड़ी क्षेत्रीय छत्रप का जो किला तो वहां पर था वो ढह गया है। अखिलेश जी, क्षेत्रीय छत्रप की बात नहीं, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है पूरी, उसमें विपक्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी के तौर पे हम लोग ये बात तो समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां डिप्लॉयमेंट हुआ और किस तरीके से एक्स्ट्रा जो तरीके का मैंडेट देकर वहां पर चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की गई। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम लोगों को नजर बना के रखनी होगी। आज अभी हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि टीएमसी के साथी अगर कोई बात कह रहे हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया, काउंटिंग की प्रक्रिया में कुछ घालमेल है, तो अभी समय बीत जाने दीजिए। एक बार ये सब कुछ फ्रक्टिफाई हो जाए तो उसको एनालाइज करके एज अलायंस लीडर्स, एज अलायंस पार्टनर्स हम लोग इस पूरी बात को सबके सामने भी रखेंगे कि आगे चलकर भाजपा जहां जहां चुनाव लड़ेगी, उनको जहां जहां कमियां दिखेंगी, वो इसी तरीके के तंत्र को डिप्लॉय करेंगी और इस तंत्र को पार पाके देश की जनता की आवाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग भरसक कोशिश करेंगे। नहीं, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो फिर तो ये कहेंगे ना लोग कि ये तो दोहरा रवैया आप लोगों का है, दोहरा चरित्र है। अगर चुनाव आयोग के साथ साठगांठ है बीजेपी की, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको अपने हिसाब से लोग घुमा रहे हैं, तो केरला में फिर ये क्यों नहीं होता? वहां भी तो इसका फायदा लेना चाहिए था बीजेपी को। अखिलेश जी, मैं इसी बात पे आपको लाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की थी कि जहां जहां वो डिविसिव तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वो नहीं चल पाती है, वहां पर ये सारे तंत्र भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए वो जो शून्य का नंबर दिख रहा है वो बड़ा जरूरी है। ये वो शून्य है जो देश को बता रहा है कि अगर आप तुष्टीकरण में नहीं फंसेंगे तो ये भाजपा
जिसने 11 साल में आपका जीना हराम कर दिया है, ये शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केरल की जनता समझदार है, पश्चिम बंगाल की जनता समझदार नहीं है, वो फंस जाती है चक्करों में, ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केरला की जनता ने इनके जो फसाड है उसके पीछे ये देखा है कि किस तरीके तो से वही वाली बात आपने कह दी ना, मतलब पश्चिम बंगाल की जनता नहीं समझ पाती है अमेरिका से एक आदमी रात को 11 बजे प्रकट होता है और वो वहां से नहीं, वो 11 बजे जो आदमी प्रकट होता सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कहता है कि आप हेल होल में रह रहे हैं, आपके देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, आपका रुपया गिरता जा रहा है, आपके घर में रखा हुआ पैसा कमजोर हो रहा है। ये सारी बातें वहां केरल के आदमी ने उस फसाड के बाहर देखा। आज क्योंकि तुष्टीकरण बंगाल में चल गया तो वहां की भोली जनता इसमें फंस गई और आने वाले ठीक है। शिवम जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे वहां। शिवम त्यागी, मैं अखिलेश जी एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए बंगाल में आप तुष्टीकरण कह रहे हैं, पोलराइजेशन कह रहे हैं, नहीं चला है। त्रिपुरा में क्या चला बताइए आप, उड़ीसा में क्या चला बताइए आप, 27 साल बाद दिल्ली में क्या चला बताइए आप, हरियाणा रिपीट किया उसमें क्या चला बताइए, यूपी फिर से रिपीट किया बताइए उसमें क्या चला, गुजरात 22-23 साल से चला आ रहा है बताइए उसमें क्या चला। कहीं मतलब मैं मानता हूं कि हार में डिफेंस देना होता है और थोड़ा मुश्किल होता है कांग्रेसियों के लिए, बट थोड़ा सा लेजिटिमेट डिफेंस तो होना ही चाहिए। कोई तर्क है इस बात का? मतलब सारी हिंदुस्तान की आधी जनता वो इनके हिसाब से मूर्ख है और इनसे शानदार ईमानदार ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, आपका लीडर तो रथ छोड़ के भाग गया विदेश में, गलती उनकी है। मैं फिर से कह रहा हूं, बैठकर जब तक ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, यही करते रह जाओगे जीवन भर, तब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी, यही हाल होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अधीर रंजन चौधरी उन्होंने लगातार कहा कि किस तरीके से हालात खराब करके रखे हुए ममता बनर्जी ने, लॉलेसनेस बेहद ज्यादा है, इसके अलावा स्थितियां खराब है वहां पर, यहां शांति नहीं होने दी जा रही है और उनके ऊपर हमला भी करने की कोशिश की गई। क्या राहुल गांधी की रैली मांगते रह गए वो एंड तक? एक रैली नहीं करी राहुल गांधी ने उनके नाम से। गजब बात है, जब आदमी की प्रायोरिटी मुर्शिदाबाद की जगह मस्कट होगी तो चुनाव तो हारेगा ही वो। नहीं, इसको जिस तरीके से इसका विश्लेषण शिवम ने भी कर दिया संजीव, मुझे लगता है थोड़ा मतलब वो आगे निकल गए उसमें। कांग्रेस को संगठन के लेवल पे भी आप देखेंगे तो दिक्कत है ना। बंगाल की अगर मैं बात करूं, वहां पर कहां नजर आता है आपको कांग्रेस का वैसा संगठन जो हुआ करता था और जो केरल में है? मामला ज्यादा डीप सीटेड है जितना शिवम बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या है कि कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्पेस में नए जो सहयोगी आए हैं उनके कॉम्पिटिटर भी हैं, हाँ, और उनके मित्र भी हैं। इट्स लाइक डांसिंग विद द एनिमी। आपको उनके साथ चुनाव भी लड़ना है और उनसे ही compete भी करना है। आप तमाम राज्यों में देख लीजिए, बिहार में लोग कहते हैं कि भाई आपने तेजस्वी को डिक्लेयर नहीं किया, इस कारण से एक नुकसान सा हुआ। यही बात हुई वहाँ जहाँ महाराष्ट्र में भी आपने उद्धव को डिक्लेयर नहीं किया। दिक्कत यही है कि ये सारे वोट्स जो हैं समाजवादी के, ये समझते हैं बीएसपी के, ये समझते हैं आरजेडी के, ये तो हमारे ही हुआ करते थे, तो हमें अगर इमर्ज करना है तो इनको डाउन जाना पड़ेगा। अब आज की तारीख में, अब एक सज्जन अभी बता रहे थे कि सीपीएम बहुत प्रसन्न होगी, टीएमसी अगर हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कम से कम उसे इस बात का सुकून होगा कि उसे जिसने हराया है आज वही अगर जमींदोज हो गया है तो उसके लिए राजनीतिक संभावनाएं यहां से फिर से प्रशस्त होती है। ये कितना होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो गैर भाजपा मत हैं उसमें एक सर्टेन कंफ्यूजन है अभी भी। उनको करना क्या है? उनको क्या सीधे कन्फ्रंट करना है राइट विंग आइडियोलॉजी को, या फिर उनको आपस में कंपीट करना है इस बात को लेकर कि राइट विंग आइडियोलॉजी को कन्फ्रंट करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? ये तय होना है अभी, और ये तय करने के चक्कर में वोट डिवीजन होता है जिसका कि भारतीय जनता पार्टी को लेजिटिमेट फायदा होता है। ये बहुत सामान्य बात। आप तो प्रशांत पश्चिम बंगाल गए थे, वहां पर आपको लग रहा था कि कांग्रेस कहीं सीन में है या फिर लेफ्ट पार्टी भी सीन में है, या टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही मामला हर जगह नजर आया आपको? देखिए पश्चिम बंगाल को अभी हम चर्चा कर रहे थे जब ब्रेक में थे, तो देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आजादी के बाद से हमेशा बाइपोलर ही इलेक्शन हुआ है। पहले कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट होता रहा, जब लेफ्ट का 34 साल का शासन रहा तब कांग्रेस और लेफ्ट का रहा, और 1998 के बाद जब ममता बनर्जी अलग हो गई और उसके बाद धीरे धीरे करके टीएमसी ने अपनी पैठ बनाई। 2006 के बाद से अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे टक्कर जो है वो टीएमसी और 2001 के बाद से ही सीधे टीएमसी और लेफ्ट के बीच में होने शुरू हो गई थी। 2011 में
टीएमसी जब सत्ता में आती है तब आप देखेंगे कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुकी थी। जब टीएमसी ऊपर आई तो उसके बाद लेफ्ट और टीएमसी के बीच में 2016 तक भिड़ंत हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पैठ जमाना शुरू करी 2019 के बाद से तो लेफ्ट का एकदम वोटिंग परसेंटेज जो 38-36% के करीब वोट शेयर हुआ करता था, वो लेफ्ट और कांग्रेस जब मिलकर लड़ती हैं तब भी उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो मुश्किल से 10 से 12% रहा, और बीजेपी जो है उस वोटिंग परसेंटेज पर 38% पहुंच गई जो कभी लेफ्ट का शेयर हुआ करता था। तो अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। अगर ये टीएमसी जो रुझान है, और मुझे लगता है कि अब लगभग ये नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, अगर ये हालत होती है तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो ट्रेंड है उसमें टीएमसी 1-2 चुनावों तक कन्फ्रंट करेगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक जो जैसे संजीव जी बता रहे थे कि जो बिखरा हुआ वोटर है वो अब नए ऑप्शंस खोजेगा, और नए ऑप्शंस वो लेफ्ट या कांग्रेस किस तरफ देखेगा वो आने वाले समय में चीजें तय होंगी। लेकिन अभी की राजनीति में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो वर्कर कल तक लेफ्ट का था कहा जाता है वो टीएमसी में शिफ्ट हो गया, और अभी जो स्पेस नहीं मिल पा रहा था वही लेफ्ट का या कांग्रेस का या टीएमसी का जो वर्कर है वो बीजेपी में चला गया था। तो वहां की राजनीति में जो सत्ता में होता है पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो होता है वो वहीं पे चला जाता है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स करना वो एक तरीके से जॉब है। लोग कहते हैं कि पार्टी करता है, वो टीएमसी करता है, वो लेफ्ट करता है, उनके लिए वो एक जॉब है। लेकिन एक चीज और है प्रशांत, संजय जी से इसका जवाब चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर कैडर वाला मामला दिखता है, मतलब पार्टियों के प्रति बड़ी वैचारिक कट्टरता नजर आती है वहां पर कार्यकर्ताओं की। ऐसा बहुत कम बाकी राज्यों में देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, लेकिन एक समय में त्रिपुरा में भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता था, और कमोबेश पश्चिम बंगाल के जैसा नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कमोबेश कुछ ना कुछ आपको केरल में भी ऐसा ही कुछ दिखा। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन यहां पर ज्यादा आप देखिए टीएमसी के साथ जो लोग हैं, मतलब हर तरीके से टीएमसी के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं हर स्थिति में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है अगर पॉलिटिकल कंपटीशन को भी देखें, आप 2021 के चुनाव की भी बात करें, भले ही वो चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन कितना इंटेंस था। 5 साल पुरानी बात है, लेकिन हम सबको याद है बड़ा घमासान हो रहा था। तो चुनाव वहां बहुत घमासान सा दिखाई पड़ता है। और क्यों? क्योंकि पार्टी आइडेंटिफिकेशन, पार्टी के साथ खड़े रहने की जो कार्यकर्ताओं की जो क्षमता होती है या जो उनका लगाव है, वो कहीं दूसरे राज्यों से काजा दिखाई बहुत दूर दूर तक है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं, उनके कैबिनेट के लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। मतलब इस जीत का बहुत बेसब्री के साथ बीजेपी को इंतजार था संजय जी। बिल्कुल, जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक हैं, वाजिब हैं। अगर पार्टी की बड़ी जीत होती है और ऐसे राज्य में जहां पर काफी समय से पार्टी कोशिश कर रही थी, तो जीत की खुशी मनाना तो बनता है पार्टी के नेताओं के द्वारा। और इसका पूरे देश भर में कोई मैसेज खास आप देखते हैं संजीव? देश के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। यकीनन देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो था इलेक्शन, ये शायद सबसे कड़ा लिटमस टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए था, क्योंकि इसके बाद चुनाव कौन कौन से आते हैं। अगले साल जो चुनाव है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, उसके बाद गुजरात, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 2028 में। इस कदर टफ इलेक्शन इसके बाद कोई नहीं है। अगर आप रन अप टू द 2029 इलेक्शंस देखें, मान लीजिए कि बीच में अगर कोई मध्यावधि चुनाव हो जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज 2029 इलेक्शंस के पहले सबसे मुश्किल चुनाव यही था, और इसमें वो किला फतह। ठीक है शिवा, में एक छोटा सा कमेंट, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सेलिब्रेशन के लिए? प्रधानमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं वहां पार्टी दफ्तर में 6:30 बजे, इस तरह की जानकारी आई है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, जिस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है, जहां कोई रीजन का विषय नहीं है, जिसको इस देश की माताएं बहनें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, और हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय आ रहे हैं आज शाम को। जीत की खुशी और जीत मिठाई बांटेगी कि झालमुड़ी, जितना बड़ा होना चाहिए, मिठाई बांटेगी कि झालमुड़ी? छोटे में बिल्कुल ब्रेक लेना है, पहले झालमुड़ी पे मिठाई।